हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि आज मैं आपको केमिस्ट्री के हाई वेटेज चैप्टर्स के लिस्ट देने वाला हूं, जो कि अगर आप कर लेते हो, उनके रिसोर्सेज जो मैं आपको बताऊंगा फॉलो कर लेते हो, उस सीक्वेंस में जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कर लेते हो, तो अगर आप 0 पे हो तो आप वहां से 140 प्लस मार्क्स तक जा सकते हो। और अगर आप 50 to 60 मार्क्स पे आके रुक चुके हो, फंस चुके हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो वहां से आप 170 प्लस मार्क्स तक का टारगेट अचीव कर सकते हो। अब इसके लिए ये जो हाई वेटेज चैप्टर्स मैं आपको बताऊंगा वो आपको पहले करना होगा, उसको किस सीक्वेंस में करना है जो मैं बताऊंगा वैसे फॉलो करना होगा। और इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाओगे कि अच्छा, जो मेरा टारगेट स्कोर है वहां तक मैं कैसे पहुंचूं इन बचे हुए महीनों में। क्योंकि अगर आपने साल भर पढ़ाई करी भी है और आपने एंड में अच्छे से फिनिश नहीं किया तो वो पूरी की पूरी मेहनत वेस्ट हो जाती है। तो किस सीक्वेंस में रिवाइज करना है इस वीडियो से आपको ये भी पता चलेगा। कौन से हाई वेटेज चैप्टर्स जिनको मुझे पहले रिवाइज करना है और ज़्यादा टाइम से रिवाइज करना है ये भी आपको पता चलेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें आप इस वीडियो को समझोगे। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी थी जिसमें मैंने 11th के चैप्टर्स की बात करी थी, तो इसमें मैं 12th के चैप्टर्स भी इंक्लूड कर रहा हूँ। तो आप इसको उसी का कंप्लीट वीडियो मान सकते हो, जिसमें 11th तो आपका फिर से समराइज हो जाएगा और 12th के चैप्टर्स भी इंक्लूड आप यहाँ से कर सकते हो। अब बिना कोई देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तीनों के बारे में एक एक करके बात करूंगा। सबसे पहले फिजिकल की बात करते हैं। फिजिकल में आपको दिख रहा है कि जो मोल कंसेप्ट और सॉल्यूशन है, इससे ऑलमोस्ट एवरेज अगर आप निकालोगे तो 3 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आपके पूछे जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम और रिडॉक्स की बात करोगे तो इन दोनों को मिला के 3 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछे जाते हैं। मतलब कभी 2 क्वेश्चन इससे आ गए, कभी इससे 2 क्वेश्चन आ गए। वैसे रेयरली है कि रिडॉक्स से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, बट ऑन एन एवरेज इन दोनों को मिला के 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स को मिला के आपके 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इक्विलिब्रियम से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो हो गई फिजिकल की लिस्ट कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इससे आपको समझ में आता है कि अच्छा, ये जो चैप्टर है इतना इंपॉर्टेंट है, इससे ऑन एन एवरेज इतने क्वेश्चन आ ही रहे हैं। इसमें जो आपको ये हाईलाइट दिख रहा है ये बता रहा है कि ये चैप्टर्स ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने काफी बार किया होगा और उनका ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग भी होगा। ठीक है, इसलिए उनको हाईलाइट किया हुआ है, क्योंकि ये चैप्टर 11th का स्टार्ट का है और ये 12th के स्टार्ट के चैप्टर्स। और हर क्लास के स्टार्टिंग में बच्चा बहुत मोटिवेटेड रहता है, उसको बहुत बार उन चैप्टर्स को सॉल्व कर लेता है, इसलिए वो चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बट ये चैप्टर्स हार्ड भी होते हैं और एंड में रहते हैं, तो वहाँ पे बच्चा आउट ऑफ ट्रैक हो जाता है और इसलिए वो ये चैप्टर्स उसके इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, इनऑर्गेनिक की बात करते हैं। तो इनऑर्गेनिक में अगर आप देखते हो तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन आपका आता है। केमिकल बॉन्डिंग से 4 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आपके पूछे जाते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 3 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आपके आते हैं, जो कि दिख भी रहा है आपको कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हार्ड भी लगता है काफी बच्चों को। पी ब्लॉक से 4 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आता है एंड डीएनएफ ब्लॉक से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये कहाँ से करना है, किस सीक्वेंस में करना है आपको मैं बताता हूँ। ये सीक्वेंस की अगर मैं बात कर रही हूँ तो आपको बताता हूँ, ये जो मैंने नंबरिंग करी है 1 2 3 4 एंड 5, यही आपका सीक्वेंस होना चाहिए जब भी आप इन चैप्टर्स को आपका इनऑर्गेनिक के कर रहे होगे। ठीक है, ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक में जियोसिस से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि कहीं से भी हो सकता है, आईयूपीएससी से हो सकता है, आइसोमेरिज्म से हो सकता है, या जियोसी के मेन कंसेप्ट से हो सकता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन से आपके 3 क्वेश्चन, हेलो एल्केन हेलो अरीन से 1 क्वेश्चन, एल्कोहल फिनॉल ईथर से ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से 3 क्वेश्चन, एमाइन से आपके 2 क्वेश्चंस एंड बायोमोलिक्यूल से 2 क्वेश्चन। इनके भी सोर्सेस मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा और इनका ऑर्डर जो है वो जैसा कि आपको दिख रहा है यही आपका ऑर्डर होना चाहिए इन चैप्टर्स को करने का। एक चीज आपकी छूट गई जो कि है सॉल्ट एनालिसिस। तो सॉल्ट एनालिसिस को आपको इन सारे चैप्टर्स के बात करना होता है, क्योंकि हम लोग अभी हाई वेटेज चैप्टर्स की बात कर रहे हैं, तो सॉल्ट एनालिसिस करने में काफी टाइम ले लेगा और उससे क्वेश्चन आने के चांसेस 1 से 2 है। ठीक है, करना इंपॉर्टेंट। अगर आप ऑलरेडी 160 प्लस जा चुके हो, वहां पे आप हाई स्कोर, फुल स्कोर को टारगेट कर रहे हो, तो वो चैप्टर करना इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है, वो आप तब कर सकते हो। आज की वीडियो में हम लोग हाई वेटेज चैप्टर की बात करें, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, अब इस पूरे एनालिसिस को देखने के बाद आपको ये समझ में आता है कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को अगर आप कर लेते हो ढंग से तो 28 से 30 क्वेश्चन आपके ऑन एन एवरेज आप हर साल करके आ पाओगे। ठीक है, और इसको अच्छी बात है कि करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, अगर आप चाहो ध्यान से बैठ जाओ तो 30 to 35 डेज के अंदर आप इसको अच्छे से, अगर भूल गए तो रिवाइज कर सकते हो, और अगर आपको एकदम ही नहीं आता है तो भी आप उसको अच्छे से पढ़ के खत्म कर सकते हो। बट उसके बाद आपको उसको कंटिन्यूसली रिवाइज करना होगा, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा। जैसे कि आप समझ पा रहे हो, इन लास्ट के 3 मंथ्स में 2 चीज होनी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बैंक और दूसरा पीवाईक्यू बुक। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ओसवाल बुक्स की तरफ से आने वाली नीट फ्लेक्स बुक ले सकते हो। इस बुक में आपको चैप्टर वाइज और कंसेप्ट वाइज तो क्वेश्चंस मिले जाते हैं, साथ ही साथ इसमें 2011 से लेकर 2025 तक के सारी नीट के पीवाईक्यूज को ऐड कर दिया गया, जो कि आप एंड के टाइम में काफी अच्छे से यूज कर पाओगे अपने रिवीजन के लिए। ऑल्सो इस बुक में आपको एनसीईआरटी की थ्योरी काफी सुंदर पॉइंट वाइज मैनर में देखने को मिल जाती है, जिसको यूज करके आप एनसीईआरटी की थ्योरी को तो रिवाइज कर ही पाओगे, उसके बाद एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर पाओगे, क्योंकि इसी में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गया, एनसीईआरटी इंडेक्स
टैक्स क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दिया गया। तो जितने भी एनसीईआरटी के लाइन से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको एक ही जगह मिल जाते हैं और साथ ही साथ इनकी डिटेल सॉल्यूशन भी आपको इसी बुक में देखने को मिल जाएगा। ऑल्सो रिविजन के लिए आपको इसमें बहुत अच्छे माइंड मैप्स मिल जाते हैं जिसको यूज करके आप फास्ट रिवाइज कर पाओगे अपने चैप्टर्स को, बार बार रिवाइज कर पाओगे। इसमें आपको टोटल 2500 प्लस क्वेश्चन मिल जाते हैं जिसमें नीट 24 के और 25 के सॉल्व पेपर्स इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऑल्सो आपको 2 सैंपल पेपर्स इसमें देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिंक जितने भी क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ उस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है वो भी वहाँ पे मेंशन्ड है। और अगर आपको उन कंसेप्ट को सीखना है तो इसमें साइड में आपको QR कोड दिख रहा होगा, यहाँ से आप इस QR कोड को स्कैन करके उन वीडियोस को देख के कंसेप्ट भी सीख पाओगे। ऑल्सो इसमें आपको ट्रेंड एनालिसिस भी मिल जाता है जिसके थ्रू आप एनालाइज कर पाओगे कि कौन से चैप्टर्स रिसेंट ईयर्स में काफी इंपॉर्टेंट हो गए हैं और कौन से कम इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रिपरेशन को प्लान कर पाओगे। ये बुक्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के लिए अवेलेबल है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड अविनाश10 यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग कि किस सीक्वेंस में आपको क्या करना चाहिए। अगर आप 0 पे हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको बेस स्ट्रॉन्ग करना होगा जिसके लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम और रिडॉक्स आपको पहले करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको इनऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहिए और फिर आप ऑर्गेनिक की तरफ जाओगे, ठीक है। इनऑर्गेनिक में मैंने ऑलरेडी सीक्वेंस आपको बता दिया था 1 2 3 4 5 जो मैंने ऊपर बताया था, उसी सीक्वेंस में आपको करना है। जब आप उन चैप्टर्स को कर लोगे तब आपको ऑर्गेनिक की तरफ जाना है और ये सब कुछ करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 35 to 40 डेज लगेगा अगर आप वन शॉट से करते हो, ह्यूरिस्टिक सीरीज भी देख लेते हो और क्वेश्चन सॉल्विंग कर लेते हो तो, ठीक है। और अगर आप इतना कर लेते हो तो इससे आपके 140 मार्क्स आपके बन जाते हैं। अगर आप 50-60 मार्क्स पे स्टक हो चुके हो तो इसके 2 रीजन हो सकते हैं। एक, आपके कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं, सिलेबस बचा हुआ होगा, या फिर आपका रिवीजन जो है प्रॉपर अभी नहीं हुआ है, आपने रिवीजन नहीं करी है। इस केस में आपका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि मैं इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को पहले कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि आपका रिवीजन नहीं हो पाया तो आप टेस्ट नहीं दे पाते हो। एक बार अगर आप इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कर लेते हो तो जितने भी फुल सिलेबस टेस्ट अभी चालू हो रहे हैं उन सब में मेजर पोर्शन यहाँ से आएगा। 30 क्वेश्चन, 25 प्लस क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे और अगर आपका ये स्ट्रांग होगा तो एटलीस्ट आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, आपके 100 प्लस मार्क्स बनने लगेंगे टेस्ट में और आप डीमोटिवेटेड नहीं रहोगे। उसके थ्रू आपकी रिवीजन चलती रहेगी और उसके बाद आप फिर बिल्ड करते रहो। जो भी आपका बच्चा है, फिजिक्स बच्चा है, फिजिकल बच्चा है, उसके ऊपर आप बिल्ड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को रिवाइज या फिर खत्म करना चाहिए अगर आपका बचा हुआ है तो, ठीक है। उसके बाद आप अपने फिजिकल के चैप्टर जो मैंने बताया जैसा वैसा आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो FST आप देने लगोगे तो उसके बाद आप एटलीस्ट अगर मान लो फिजिक्स आपकी बच्चे भी हुए तो बायो और केमिस्ट्री को आप अटेम्प्ट कर पाओगे और आपके एक डिसेंट मार्क्स आने लगेंगे, फिर आप उस पर बिल्ड कर पाओगे। हाँ, जब आप बायो और केमिस्ट्री को एग्जाम दे रहे हो तो ये मत करना कि 3 घंटे लेके बैठे हैं सिर्फ बायो केमिस्ट्री देने के, 1.5 घंटे का टाइमर लगाओ, सिर्फ उतने में ही उसको सॉल्व करो। जैसे आपका फिजिक्स का सिलेबस 120 मार्क्स से ऊपर का हो जाए तो फिर आप फिजिक्स को भी इंक्लूड कर लो और पूरा 3 घंटे का जो टेस्ट है वो आपको देना चाहिए। अब ये जो मैंने बताया इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के चैप्टर्स, इसमें आपको सीक्वेंस मैंने बता दिया क्या रिसोर्सेज फॉलो करना चाहिए, किन वन शॉट से देखें, उसके बाद ह्यूरिस्टिक सीरीज को कब देखें, क्या क्या सॉल्व करें, ये आपको अभी मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक के ऊपर। तो इनऑर्गेनिक के जब भी आप वन शॉट देखने जाओ तो आप उम्मीद के देखो, ठीक है। वन शॉट देख लोगे काफी है, उसके बाद आपको एनसीईआरटी हाईलाइट में करवा दूंगा और एनसीईआरटी के हाईलाइट के साथ मैंने सारे AR और स्टेटमेंट क्वेश्चंस करवा दिए, तो वहां से आपके जो इनऑर्गेनिक है कंप्लीट हो जाती है, चाहे किसी टीचर ने कुछ भी छोड़ा हो नहीं छोड़ा हो, मैंने एनसीईआरटी के थ्रू कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। तो आप उम्मीद के वन शॉट कर लोगे, मोहित सर ने पढ़ाया तो कंसेप्चुअली जो पार्ट आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए वो स्ट्रांग हो जाएगी। उसके बाद जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाओ तो ये ध्यान रखो कि केमिकल बॉन्डिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, ये दोनों कंसेप्चुअल चैप्टर है, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नंबर में क्वेश्चन आते हैं। तो जब भी बच्चे ये समझते नहीं कि मॉड्यूल उनको किन चैप्टर के लिए करना चाहिए, क्योंकि देखो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो जब भी एग्जामिनर को हार्ड क्वेश्चन बनाना होगा तो ट्राई करेगा कि उन्हीं चैप्टर से बनाए जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो 3 क्वेश्चन ईजी दे देगा, 1 क्वेश्चन हार्ड दे देगा। तो ऐसे चैप्टर्स में आपके ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन, ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करी होनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वैसे ही केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आप मॉड्यूल्स लगाओ, प्रेफर करता हूँ मैं कि इसमें आप मॉड्यूल सॉल्व करो, ठीक है। 100 से 150 क्वेश्चन लगाना है आपको इस चैप्टर में। और अगर आपके पास मॉड्यूल नहीं है तो PDF मिल जाती है, PDF डाउनलोड कर लो, वहाँ से उसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर कोई अगर आपके पास अच्छी बुक है वहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं आपके इनऑर्गेनिक के, उसमें आपको NCERT बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, चाहे P ब्लॉक हो, DNF ब्लॉक हो, है ना। और इसमें जो भी आपके मिस्टेक्स होते जाएंगे उसको आपको NCERT में ऐड करते जाना है। उसके बाद आपको PYQs एंड इन-टेक्स्ट क्वेश्चन लगाने मस्ट है। PYQs आपको सबके लगाना है, हर एक चैप्टर के लिए, चाहे फिजिकल हो, फिजिक्स हो, किसी भी चैप्टर के लिए आपको PYQ बार बार सॉल्व करना है। इस लास्ट के 3 मंथ्स में PYQ सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, ठीक है। अच्छे से लगाओ, कंसेप्ट जो उसमें सीखोगे ना वही रिपीट होगा।
ठीक है, वो जो कंसेप्ट उस क्वेश्चन में यूज होता है वही कंसेप्ट आने वाला है, बस उसको किसी और तरीके से पूछेंगे। तो वो कंसेप्ट आपका स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए पीवाईक्यू आपका बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। इनऑर्गेनिक में इंटेक्स क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने जितनी भी ह्यूरिस्टिक सीरीज उसमें कवर करवा दिया। तो जब मैं आपको बोल रहा हूँ ह्यूरिस्टिक सीरीज करने, तो वहां पे आपका ये भी कवर हो जाएगा। उसके बाद इसमें आपको नोट्स नहीं बनाना है, स्पेशली पी ब्लॉक एंड डीएनए ब्लॉक में। बाकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और केमिकल बॉन्डिंग के लिए आपके पास नोट्स होने चाहिए। पीडी क्लासिफिकेशन के भी नोट्स अगर आपके पास हैं तो चलेगा। अगर नहीं बनाए हैं, टाइम की कमी है, बाकी चैप्टर्स भी बचे हुए हैं, बाकी सिलेबस बचा हुआ है बहुत ज़्यादा, उस केस में पीडीएफ नोट्स आप प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, अब इतना टाइम नहीं है कि आप ये सोचो कि मैं लॉन्ग नोट्स नहीं बनाऊंगा तो मैं होगा नहीं होगा। अभी सिलेबस कंप्लीट करना और आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, टेस्ट देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड कि आपके पास नोट्स है या नहीं है। ठीक है, वो टाइम गया। अगर पहले ये चीज़ पूछते तो मैं कुछ और आपको सजेशन देता। अब एनसीईआरटी हाईलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पी ब्लॉक, डीएनए ब्लॉक, इवन केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड पीडी क्लासिफिकेशन, लेकिन उसमें पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ पार्ट इंपॉर्टेंट है। फिर भी जो केमिकल बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसको मैंने एनसीईआरटी के थ्रू पूरा पढ़ा दिया है ह्यूरिस्टिक सीरीज में। तो जब आप ये सब कर लेते हो, ठीक है, आप एक बार पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हो, उसके बाद रिवीजन जब आप स्टार्ट करोगे, कोई भी चैप्टर को रिवाइज करना होगा, ह्यूरिस्टिक सीरीज देख लेना, एनसीईआरटी हाईलाइट हो जाएगी आपकी। फिर बार बार पी ब्लॉक, डीएनए ब्लॉक में आपको एनसीईआरटी हाईलाइट रिवाइज करनी है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग और पीडी क्लासिफिकेशन में आपको पीवाईक्यूज बार बार रिवाइज करने हैं। ठीक है, ये रिवीजन का मैंने सोर्स बता दिया आपको। दूसरा अप्रोच ये है कि अगर मान लो आपका पीडी क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग है, तो पी ब्लॉक एंड डीएनए ब्लॉक में आप ह्यूरिस्टिक सीरीज डायरेक्टली फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग ऑर्गेनिक ऊपर। तो ऑर्गेनिक में मास्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, ओजोन क्लासेस पे जाना, नीतेश सर ने पढ़ाया हुआ है, मैंने उन्हीं से किया है। और उसके बाद मैंने ह्यूरिस्टिक सीरीज, जो भी सर ने छोड़ा था, कुछ स्टेटमेंट छूट गया, कोई थियोरेटिकल पार्ट छूट गया, वो सब कुछ मैंने अपने ह्यूरिस्टिक सीरीज में कंप्लीट करवा दिया, जो कि आपको सिलेक्शन ऐप पे मिल जाएगा या फिर आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। सिलेक्शन ऐप पे आपको एड फ्री देखने को मिल जाएगा, बस यही फर्क है। ठीक है, उसके बाद मान लो आपको लग रहा है कि नहीं सर मुझे नितेश सर से समझ नहीं आ रहा है, और या फिर उनमें एक दिक्कत है कि उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस उतनी नहीं करवाई, तो फिर आप पंकज सर के उम्मीद सीरीज को देख सकते हो। दोनों मतलब प्रेफरेंस के ऊपर, जिसको जो पसंद देख सकते हो। यहाँ से बेसिकली आप एक बार कंसेप्ट को ब्रशअप कर लोगे। ठीक है, उसके बाद आपको 100 to 120 क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड किसी सोर्स से लगा लेने। कोई भी बुक आपके पास जो एनसीईआरटी बेस्ड सोर्स है वहां से लगाओ, फिर पीवाईक्यू एक बार सॉल्व कर लो। ठीक है, और मार्क कर लो कि अच्छा पीवाईक्यू में ये रिएक्शंस बार बार पूछ रहे हैं, इस तरीके से पूछ रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप ह्यूरिस्टिक सीरीज पे आना, आपका पूरा का पूरा जो भी आपने पढ़ा होगा उसको सम अप करके यहाँ से स्टेटमेंट बन सकता है, यहाँ से एआर बन सकता है, ये रिएक्शन ऐसे पूछेंगे, ऐसे रिएक्शन को कैसे सॉल्व करना है, सब कुछ उसमें कवर करवा दिया मैंने। आराम से जाओ, आप जो मैंने साइट बताई आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हो। अच्छी बात है कि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेगा आपका। ठीक है, आप इसको आराम से टाइम देके सारे लेक्चर्स को वन शॉट को अच्छे से कर लो। उसका जब रिविजन करने की बारी आएगी ना, जब भी आपको रिवाइज करना होगा, टोटल ऑर्गेनिक 17 आवर्स में आपकी हो सकती है ह्यूरिस्टिक सीरीज के थ्रू। और ये मैं 1x की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फास्ट करके बात नहीं कर रहा, ऑलरेडी वो फास्ट सीरीज है तो आप इसमें फास्ट देख नहीं पाओगे। ठीक है, तो 17 आवर्स अपने दिमाग में लेके चलो कि 17 आवर्स में अपनी ऑर्गेनिक को ह्यूरिस्टिक सीरीज के थ्रू रिवाइज कर सकता हूँ, और वो प्रॉपर रिवीजन है। ठीक है, और जैसे उसमें कराऊंगा वैसे ही आपको खुद करना है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप एक रिवीजन के स्टेज पे पहुंच जाते हो, आपने अभी कोई चैप्टर किया, क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो आप ऐसे स्टेज में हो कि आपको अब चीज़ें याद है। उसके बाद से रिवीजन आपकी खुद की होनी चाहिए। किसी के वीडियो को देख के बार बार जब भी मन किया रिवीजन करने का, किसी का वीडियो चला लिया, वो रिवीजन नहीं होता है। वीडियो तभी देखना है आपको जब आप उस चीज को खुद रिकॉल नहीं कर पा रहे हो नोट्स के थ्रू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बच्चे समझते नहीं, बट इस चीज को समझने की कोशिश करो। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग फिजिकल के ऊपर। तो फिजिकल में एक बार आप इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को कर लेते हो ना, तो आपका इतना हो जाता है कि 30 क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो आप। बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं, क्योंकि गलत होने के चांसेस कम होते हैं। अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। ठीक है, फिजिकल उसके बाद जब आप करते हो ना, अगर आपने पहले नहीं किया है, पहले कर लिया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो फिजिकल आपको बाद में करना है इस पॉइंट ऑफ टाइम में। ठीक है, उसके बाद अगर आप पीवाईक्यू को फिजिकल के 2 से 3 बार लगा लेते हो तो आप मोर देन इनफ मार्क्स नीट में स्कोर कर पाओगे केमिस्ट्री में, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन केमिस्ट्री में कम आते हैं। जो कंसेप्ट बार बार पूछे गए हैं पीवाईक्यू में, उसी के ऊपर क्वेश्चन आपके बार बार फ्रेम होते हैं। ठीक है, अगर आप नीट 25 के पेपर को भी जाकर एनालाइज करोगे तो फिजिकल में कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं पूछा गया, सेम कंसेप्ट सेम फॉर्मूला पे ही क्वेश्चन आया है। लेंदी पेपर हो सकता है, कैलकुलेटिव हो सकता है, वो अलग बात है। ठीक है, उसके लिए तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, टेस्ट देना होगा, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी। तो इसमें देखो, अगर कोई बच्चे के पास टाइम कम है तो उसको ज़्यादा मेहनत करनी होगी। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं बाकी बच्चों की तरह जो स्टार्टिंग से पढ़ रहा है उसी की तरह मैं 8 घंटे 7 घंटे पढ़ के अपने नीट के एग्जाम को निकाल लूँ। ठीक है, अगर आप लेट स्टार्ट कर रहे हो आपको ज़्यादा पढ़ना होगा। 13 आवर्स 14 आवर्स की सीटिंग और एफिशिएंट सीटिंग आपको लगानी होगी। ठीक है, अब फिजिकल की बात करें तो चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी बताए थे आपको। स्ट्रक्चर ऑफ एटम रिडॉक्स सबसे पहले आप कर लोगे, जो कि मैंने आपको इनऑर्गेनिक के टाइम ही करवा दिया, तो ये आपका ऑलरेडी हो चुका होगा। और बहुत बच्चे जो भी जिन्होंने भी पढ़ाई करी होगी उनके मोल कंसेप्ट सॉल्यूशन भी
चैप्टर्स कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो उन्हें जो मेन चैप्टर्स करने होंगे वो है ये 4 चैप्टर्स। अब इन चैप्टर्स को मैंने अलग अलग इसलिए बांटा है क्योंकि ये जो चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं इसमें अगर आप PYQs भी कर लेते हो, ठीक है, तो भी आपका एनफ इतना आपका बेस बन जाता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन कोई हार्ड आ गया वो छूट जाएगा, बाकी आपके क्वेश्चन इससे बन जाएंगे, ठीक है। तो इसमें अगर आपके पास टाइम कम है, बहुत कम है, आपको फिजिक्स भी करना है, बायो भी करना है, तो आप इसमें से PYQ से भी आपका काम चला सकते हो। बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम, थर्मो, इसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए क्योंकि इससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो हार्ड क्वेश्चंस या अच्छे क्वेश्चंस बनाने के चांसेस इन चैप्टर से ज़्यादा है एग्जामिनर के, ठीक है। तो इसमें आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, 100 से 150 क्वेश्चन आपको लगाने हैं। अच्छा, क्वेश्चन लगाने से पहले आपको इसको रिकॉल अगर करना है या फिर अगर नहीं पढ़ा है, आपको पढ़ना है इसको कम टाइम में, तो आप प्रचंड के वन शॉट देख लेना। सुधांशु सर ने वहाँ पढ़ा है, वहाँ से आपका चैप्टर एक बार ब्रशअप हो जाएगा। फिर आके PYQ सॉल्व करना। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स फिजिकल में जो है PYQ है। इस टाइम में जितना रिवाइज कर सकते हो, एक बार आपका चैप्टर हो गया, PYQs पहली बार सॉल्व किया, उसको उसके बाद रिविजन में रख लेना, ठीक है, छोड़ना मत। हर हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार उस PYQ को वापस से सॉल्व कर लेना टाइमर लगा के। इसमें जितने भी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस के सोर्स बताया आपको, सबको आपको टाइमर लगा के सॉल्व करना है ताकि हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस एज ए टेस्ट आप दो, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा जितना बाकियों के पास है जो टेस्ट दे रहे होंगे, जिनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होगा और वो आराम से टेस्ट दे पाएंगे। तो आपको हर एक मूवमेंट को एज ए टेस्ट के तरीके से ट्रीट करना है, हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन को आपको टेस्ट के तरीके से ट्रीट करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आपको करने का टाइम मिला तो आप मॉड्यूल्स, ठीक है, या फिर कोई दूसरा बुक अगर आपके पास है अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस का, वहाँ से आप इसको कर सकते हो। तो बस इतना आपको करना है इस टाइम फ्रेम में। जो सीक्वेंस मैंने बताया वैसे करो, जितना मैंने इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तक बताया उसमें कुछ चैप्टर्स फिजिकल के भी मैंने बताए, उतना अगर आप कर लेते हो तो आप ऑलरेडी 140 मार्क्स के आसपास पहुंच जाते हो। उसके बाद अगर आप फिजिकल के कुछ 1-2 चैप्टर भी कर लेते हो तो आप इतना मार्क्स लेके जा सकते हो कि 150 के आसपास में जा रहा हूँ तैयारी करके, कम भी होगा तो 130-135 तक मैं आ जाऊंगा। बाकी मैं बायो से या फिजिक्स से मेकअप करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर आपने एकदम ही स्टार्ट नहीं किया तो एटलीस्ट इस सीक्वेंस फॉलो करो, तो आप एक बेटर स्टेज में रहोगे। इंस्टेड कि आप सोच रहे हो क्या करूं या क्या नहीं करूं, उससे बेटर है कि आप करना स्टार्ट करो, ठीक है। होप कि आपको वीडियो पसंद नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और अगली कौन सी वीडियो चाहिए कमेंट करके बताओ, मैं अगली वीडियो बना दूंगा।